नमस्ते दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑल नर्सिंग एग्जाम 25 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर PIH यानी कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के बारे में जानकारी देंगे, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। दोस्तों, PIH क्या होता है? PIH यानी कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, यानी कि प्रेगनेंसी के अंदर अगर आपकी बीपी बढ़ जाती है तो उससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के 5 टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप आता है हमारा गैस्टेशनल हाइपरटेंशन। हमारा दूसरा टाइप आता है प्री एक्लेम्सिया। हमारा थर्ड टाइप आता है प्री एक्लेम्सिया का ही सीवियर फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं एक्लेम्सिया। फोर्थ टाइप आता है हमारा क्रोनिक हाइपरटेंशन। और लास्ट टाइप आता है हमारा रेजिड्यूअल हाइपरटेंशन। हमारा पहला टाइप आता है गैस्टेशनल हाइपरटेंशन। इसमें क्या होता है, अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है जिसकी गैस्टेशन एज 20 हफ्ते के बाद हो चुकी है, यानी कि 20 हफ्ते बाद अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन की बीपी मोर देन 140/90 mmHg होती है, तो हम उसको गैस्टेशनल हाइपरटेंशन बोलते हैं। हमारा सेकेंड टाइप आता है प्रियक्लेम्सिया। इसके अंदर क्या होता है कि जो गैस्टेशनल हाइपरटेंशन प्रेजेंट है उसके साथ साथ में प्रोटीन यूरिया और इडिमा प्रेजेंट होगा, तो हम उसको प्रियक्लेम्सिया कहते हैं। यानी कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है जिसकी 20 वीक के बाद अगर बीपी उसकी मोर देन 40/90 mmHg आती है और उसके साथ साथ प्रोटीन यूरिया और इडिमा प्रेजेंट है, तो हम उसको प्रियक्लेम्सिया बोलते हैं। अब थर्ड टाइप आता है हमारा एक्लेम्सिया। एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया की ही सीवियर फॉर्म होती है। अगर प्री एक्लेम्सिया को ट्रीट नहीं किया जाता है और उसके साथ साथ में अगर उसके कन्वल्जन यानी कि दौरे आने लग जाते हैं, तो हम उसको एक्लेम्सिया बोलते हैं। फोर्थ टाइप आता है हमारा क्रोनिक हाइपरटेंशन। इसमें कोई भी अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, वुमेन है, उसकी बीपी अगर बढ़ी हुई है, कब? बिफोर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, यानी कि 20 हफ्ते से पहले अगर उसकी बीपी बढ़ी हुई है, तो हम उसको बोल देते हैं क्रोनिक हाइपरटेंशन। अब फिफ्थ टाइप आता है हमारा रेजिड्यूल हाइपरटेंशन। इसमें क्या होता है, अगर बीपी इंक्रीज हो रखी है, परसिस्टेंटली हो रखी है, लगातार बढ़ी रही है, कब? आफ्टर एक्सपल्सन ऑफ फिटस, यानी कि डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी होने के बाद भी अगर बीपी लगातार बढ़ रही है, तो हम उसको बोलते हैं रेजिड्यूल हाइपरटेंशन। इसके बाद हम दो मेन टॉपिक प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया के बारे में डिटेल से जानकारी देंगे। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा प्री एक्लेम्सिया, जिसके अंदर एक नॉर्मोटेंसिव और एक नॉर्मो प्रोटीन यूरी फीमेल, यानी कि जो नॉर्मल फीमेल है जिसकी ना तो कोई बीपी बढ़ी हुई है ना उसको प्रोटीन यूरी की कोई बीमारी है, उस फीमेल के अंदर अगर आफ्टर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, यानी कि 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी होने के बाद में अगर उसकी बीपी बढ़ जाती है और उसको प्रोटीन यूरिया हो जाता है, साथ में इसी की वजह से पैथोलॉजिकल इडिमा हो जाता है, तो उसे हम प्री एक्लेम्सिया कहते हैं। अगर बीपी उसकी मोर देन 140/90 mmHg से बढ़ी हुई है, तो ही हम उसको प्री एक्लेम्सिया के अंदर काउंट करते हैं। अब आप ये कहोगे कि 20 हफ्ते से पहले फिर अगर बीपी बढ़ी हुई तो हम उसको क्या कहेंगे या फिर उसके क्या कारण हो सकते हैं? अगर किसी भी लेडीज की अगर 20 हफ्ते से पहले बीपी बढ़ी हुई है, तो उसका कारण है कि उसके या तो पॉलीहाइड्रोएमनेस होगा, यानी कि जो उसके लिक्वर की मात्रा है, जो एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा है वो ज़्यादा है, या फिर उसको हाइड्रेटिफॉर्म मोल नाम की प्रेगनेंसी है, इसको बोलते हैं मोलार प्रेगनेंसी। इन दो वजह से उसको PIH यानी कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो सकती है। प्री एक्लेम्सिया एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है जिसके अंदर राइजिंग बीपी, यानी कि आपकी बीपी बढ़ जाती है, प्रोटीन यूरिया हो जाता है और पैथोलॉजिकल एडिमा होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यानी कि आपकी जो बीपी है वो नॉर्मल से अधिक हो जाती है, 140/90 से ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद अगर आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, तो उसको प्रोटीन यूरिया बोलते हैं। और उसी की वजह से हाइपोएल्बुमिनिया होने से आपके शरीर में जो आपका फ्लूइड है वो बॉडी से एस्केप आउट होने लग जाएगा, जिससे आपके इडिमा प्रेजेंट होने लग जाएगी। अब प्री एक्लेम्सिया के अंदर अगर बीपी कितनी बढ़ जाए और कितना मतलब प्रोटीन यूरिन के अंदर एक्सक्रीट आउट हो जाए और कितनी लेवल की एडिमा प्रेजेंट हो, तब उसको हम प्री एक्लेम्सिया में काउंट करते हैं, वो आगे हम बताएंगे। अब हमारा पहला टॉपिक था कि इंक्रीज बीपी, यानी कि इंक्रीज बीपी कैसे काउंट करेंगे। यदि आपकी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 30 mmHg है, तो आपकी बीपी इंक्रीज मानी जाएगी। उसके साथ साथ अगर आपकी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका मोर देन 15 mmHg से ज़्यादा है, तो उसको हम डेंजरस कैटेगरी में काउंट करते हैं।
सेकंड पॉइंट था हमारा प्रोटीन यूरिया, यानी कि यूरिन के अंदर प्रोटीन की मात्रा पाया जाना। अगर आपके यूरिन के अंदर 0.1 ग्राम पर लीटर प्रोटीन की मात्रा पाई गई है तो हम उसको ट्रैश यानी बहुत कम मात्रा में काउंट करते हैं। उसके बाद अगर 0.3 ग्राम पर लीटर पाई जाती है तो उसको +1 में काउंट करते हैं। ऐसे अगर 1 ग्राम पाई जाती है तो +2 में काउंट करते हैं। 3 ग्राम में अगर निकलता है आपका प्रोटीन यूरिन में तो हम उसको +3 काउंट करते हैं। ऐसे अगर मोर देन 5 ग्राम है तो हम उसको +4 से काउंट करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारा एडिमा, यानी कि जैसे ही हमारा प्रोटीन यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा तो हमारे शरीर के अंदर यानी कि ब्लड के अंदर एल्ब्यूमिन की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे हाइपो एल्बुमिनिया हो जाएगा। इस वजह से जो हमारा ऑन्कोटिक प्रेशर है वो डाउन हो जाएगा, जो कि हमारे फ्लूइड को ब्लड के अंदर रखता है, वेसल्स के अंदर रखता है। जैसे हमारा ऑन्कोटिक प्रेशर डाउन हो जाएगा तो उस वजह से हमारा जो फ्लूइड है वो एस्केप हो जाएगा आर्टरी के थ्रू से, और वहाँ पे एडिमा प्रेजेंट होने लग जाएगी, सूजन आ जाएगा। अब पीआईएच होने की कौन कौन सी कोज है, क्या क्या कारण है? सबसे पहले तो इसकी इटियोलॉजी, यानी कि इसकी कोज की अभी तक कोई एग्जैक्ट कोज तो इसका अभी तक पता नहीं चला है, इसकी अननोन इटियोलॉजी है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि PgI2 और नाइट्रिक एसिड की कमी होने से पीआईएच होता है, यानी कि प्रोस्टाग्लैंड I2 और नाइट्रिक एसिड वेजोडाइलेटर के रूप में काम करते हैं, लेकिन इन दोनों की कमी होने से वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, जिससे ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। अब जैसे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो डिक्रीज हो जाएगी ब्लड सप्लाई, और जैसे डिक्रीज हो जाएगी ब्लड सप्लाई तो इस्कीमिया की कंडीशन डेवलप हो जाएगी, और इस्कीमिया की डेवलप होने से लीवर डैमेज हो जाएगा। जैसे अपना लीवर डैमेज हो जाता है तो उससे मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है और फ्री रेडिकल्स रिलीज किए जाते हैं, और ये फ्री रेडिकल्स हमारी सेल को डैमेज करते हैं। जैसे ये सेल को डैमेज करते हैं तो सेल की जो परमेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, तो सेल के अंदर का जो फ्लूइड होता है वो सेल से बाहर निकल जाता है, जिस वजह से हमको पैथोलॉजिकल एडिमा देखने को मिलती है। अभी हमने बता दिया कि क्या क्या कोज होते हैं पीएएच के। तो अब आता है हमारे पास स्क्रीनिंग फॉर द पीएएच, यानी कि हम कैसे स्क्रीन कर सकते हैं, पहले कैसे पता लगा सकेंगे कि किस किस को पीएएच होने की कंडीशन हो सकती है। तो सबसे पहले इसमें आते हैं प्राइमरी एड, जो फर्स्ट टाइम पे प्रेग्नेंट हुई है लेडीज, उनके चांस होते हैं कि उनको पीएएच हो सकता है। उसके बाद अगर कोई ओबेज वुमेन है, वो प्रेग्नेंट है, तो उसको चांसेस हैं कि पीएएच होने के। अगर कोई लेडीज प्रेगनेंसी में स्मोकिंग करती है तो उसको चांस होने हैं कि पीआईएच हो सकता है, या फिर उसको कभी पहले प्रीवियस हिस्ट्री रही हो पीआईएच की, या फिर कोई ऐसी एडवांस एज यानी कि 35 साल से अगर एज्ड है और फिर वो प्रेग्नेंट हुई है तो उसके चांस हैं कि उसको पीआईएच हो सकते हैं। या फिर किसी लेडीज़ का वेट गेन, यानी कि उसका वेट गेन अगर मोर देन 2 kg, यानी कि 2 किलो से ज़्यादा पर मंथ अगर उसका वेट बढ़ रहा है तो उसको चांसेस हैं कि उसको पीआईएच हो सकते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि उसको वेट गेन हो रहा है? अगर उसकी जो रिंग फिंगर है वो अगर टाइट हो रही है तो पता चल जाएगा उसका वेट गेन हो रहा है और उसको चांस है कि पीआईएच हो सकते हैं। उसके साथ ही हम एक टेस्ट और भी कर सकते हैं जिसका नाम है रोल ओवर टेस्ट। रोल ओवर टेस्ट में क्या करते हैं, सबसे पहले प्रेग्नेंट लेडी को लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं, उसके बाद उसकी बीपी चेक करते हैं। थोड़ी देर बाद उसको पोजीशन चेंज की जाती है, उसको सुपाइन पोजीशन में रखा जाता है। उसके बाद सुपाइन पोजीशन में उसकी दोबारा से बीपी चेक की जाती है। अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए बीपीओ का, जिसके अंदर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, अगर वो मोर देन 20 mmHg का प्रेशर अगर कंपैरिजन आ रहा है तो उसको चांसेस है कि उसको पीआईएच है। 33% चांस है उसको पीआईएच होने के। इसके बाद कुछ अलार्मिंग साइन होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि उस पेशेंट को सीवियर प्रीएक्लेम्पसिया हो चुका है। उसमें कौन कौन साइन आते हैं? सबसे पहला साइन आता है ऑक्सीपिटल हेडेक, यानी कि अगर सिर के पीछे अगर उसको हेडेक हो रखा है तो हम उसको अलार्मिंग साइन में काउंट करेंगे। उसके बाद अगर उसको एपिगैस्ट्रिक पेन हो रखा है, विजुअल डिस्टर्बेंस हो रखा है, विजुअल डिस्टर्बेंस माना कि उसको चक्कर वगैरह आ रहे हैं, धुंधलापन दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर उसको हेल्प सिंड्रोम है, यानी कि हेमोलाइसिस हो रखा हो, उसके बाद में एलिवेटेड लीवर एंजाइम हो, लो प्लेटलेट काउंट आ रखा हो, तो हम इन सारे जो साइन है उसको सीवियर प्रीएक्लेम्पसिया के अंदर काउंट कर लेंगे। ये अलार्मिंग साइन होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि उस पेशेंट को सीवियर प्रीएक्लेम्पसिया हो गया है। अब प्रीएक्लेम्पसिया का ट्रीटमेंट क्या है? सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है उसको रेस्ट देना चाहिए, जितना हो सके उसको रेस्ट प्रोवाइड करना है, जिससे कि आपका इम्प्रूव सर्कुलेशन हो सके। उसके बाद उसको हाई प्रोटीन डाइट देनी है ताकि प्रोटीन की जो यूरिया हो यूरिन के अंदर जो प्रोटीन निकला है उससे उसकी पूर्ति की जा सके। और उसको ऐसा नहीं है कि अगर उसकी बीपी हाई हो रखी है तो उसको सोल्ट से रेस्ट्रिक्शन करना चाहिए, उसको नो नीड टू सोल्ट रेस्ट्रिक्शन करना है उसको। उसके बाद में एंटीऑक्सीडेंट खिलाने हैं जिसके अंदर आते हैं आपके विटामिन C, A, E, जैसे सेब खिलाने उनको। ये क्या करते हैं कि ये जो फ्री रेडिकल्स हुए थे लिवर डैमेज होने के कारण से,
उसको रिमूव करते हैं और आपकी जो प्रिवेंट करते हैं सेल डैमेज को, रोकते हैं उसको। उसके बाद आपकी आती है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, जिसके अंदर आती है आपकी टैबलेट मिथाइल डोपा 250 से 500 mg दिन में 3 बार देनी होती है। और ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है प्रियक्लेम्सिया के लिए। उसके साथ साथ ही टैबलेट लेबेटालोल भी दे सकते हैं 100 mg। ये दोनों ड्रग प्रेगनेंसी में सेफ होती हैं। अगर किसी प्रेग्नेंट लेडीज को अगर सीवियर क्लेम्स हो रहा है तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे? उसको हमको एंटी कन्वल्जेंट ड्रग देनी है, जिसके अंदर आपका इंजेक्शन आता है MgSO4 का, मैग्नीशियम सल्फेट का इंजेक्शन देना है, जो कि IM दिया जाता है, 10 ग्राम दिया जाता है, 5-5 ग्राम ईच बटक्स पे दिया जाता है। ये आपकी प्रियक्लेम्सिया और सीवियर प्रियक्लेम्सिया का ट्रीटमेंट कर दिया है। प्रियक्लेम्सिया को ट्रीट करने का एक और तरीका होता है, जिसके अंदर हम PEACE क्राइटेरिया का फॉलो करते हैं, जिसके अंदर प्रोवाइड करते हैं रेस्ट करते हैं, एंश्योर करते हैं उसकी हाई प्रोटीन डाइट को। उसके बाद हम उसको करते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। C के अंदर आता है आपका एंटी कन्वर्जेंट ड्रग और E के अंदर आता है आपका इवाल्युएट द पेशेंट करना है। ये क्राइटेरिया फॉलो करा जाता है प्रियक्लेम्सिया के अंदर। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एक्लेम्शिया। एक्लेम्शिया एक सीवियर प्रियक्लेम्शिया का ही एक टाइप है, जिसके अंदर प्रियक्लेम्शिया तो पाया जाता है, साथ में अगर उसकी कन्वर्जन और सीजर आने हो जाए, यानी कि दौरे स्टार्ट हो जाए, तो हम उसको एक्लेम्शिया में काउंट करते हैं। एक्लेम्शिया की 4 स्टेज होती हैं, जिसके अंदर हमारी पहली स्टेज आती है ओरा फेज, उसके बाद आती है हमारी टोनिक स्टेज, उसके बाद आती है कॉनिक स्टेज, उसके बाद में स्टेज ऑफ कोमा आ जाती है। ये जो एक्लेम्सिया है वो एंटीनेटल पीरियड के अंदर 50% चांस होते हैं होने के, और इंटरनेटल के अंदर 30% चांस होते हैं होने के, और पोस्टनेटल के अंदर 20% चांस होते हैं होने के। अब एक्लेम्सिया का ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट जनरल ट्रीटमेंट तो है ही है, उसके साथ में इसका प्रिंसिपल ट्रीटमेंट ये आता है, इसके अंदर एंटी कन्वर्जेंट ड्रग दी जाती है, जिसके अंदर इंजेक्शन MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट आता है, जो कि 10 ग्राम IM दिया जाता है, 5-5 ग्राम जो कि ईच बटक्स पे लगाया जाता है। जो एंटी कन्वर्जेंट ड्रग है MgSO4, जो कि हमने एक्लेम्सिया को ट्रीट करने के लिए दी है, उसका सीरम थेराप्यूटिक लेवल, यानी कि ब्लड के अंदर हमारा एक थेराप्यूटिक लेवल होता है, वो कितना होता है? वो 4 से 7 मिली इक्विवेलेंट होता है। उसके साथ अगर इसका लेवल मोर देन 12 मिली इक्विवेलेंट हो जाता है तो वो टॉक्सिसिटी के अंदर काउंट किया जाता है। अब कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हम MgSO4 की जो डोज है वो कंटिन्यू कर सकते हैं किसी पेशेंट के अंदर? उसका क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले जो रेस्पिरेटरी रेट है पेशेंट की वो 12 से ब्रीथ पर मिनट से ज़्यादा होनी चाहिए। उसके बाद में जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स है वो प्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद में जो यूरिन आउटपुट है वो पेशेंट का मोर देन 30 ml पर हावर्स होना चाहिए। इन कंडीशन के अंदर हम MgSO4 को कंटिन्यू कर सकते हैं, कंटिन्यू MgSO4 लगा सकते हैं। हम किस प्रकार चेक कर सकते हैं कि MgSO4 की टॉक्सिसिटी हुई है कि नहीं हुई है? उसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा? जो अगर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रखा है तो MgSO4 की टॉक्सिसिटी हो चुकी है। अगर डीप टेंडेंस रिफ्लेक्स प्रेजेंट नहीं है तो भी उसकी टॉक्सिसिटी प्रेजेंट हो गई है, या फिर उसका यूरिन आउटपुट लेस देन 30 ml पर आवर से कम आ रहा है, यानी कि लेस देन 400 ml पर डे से कम आ रहा है, तो उसको हम टॉक्सिसिटी में अंदर काउंट कर लेंगे। यानी कि हमको MgSO4 जो ड्रग है उसको हमको स्टॉप कर देनी है। एक्लेम्सिया का डेफिनेटिव ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले हमको प्रेग्नेंट लेडी को हॉस्पिटलाइज करना है, उसके बाद में उसको एंटी कन्वल्जेंट देना है। जैसे हम एंटी कन्वल्जेंट दे देते हैं, उसके बाद में अगर फिट्स कंट्रोल हो चुकी हैं तो हमको टर्मिनेट करना है प्रेगनेंसी को। कैसे करेंगे टर्मिनेट? अगर सर्विस फेवरेबल है तो हम इंडक्शन ऑफ लेबर, यानी कि लेबर को प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं और लेबर करवा सकते हैं। उसके बाद में अगर सर्विस फेवरेबल नहीं है, जो सर्वाइकल डायलेशन नहीं हो रखा है, तो हम सिजेरियन सेक्शन के थ्रू डिलीवरी करवा देंगे। अगर एंटी कन्वर्जेंट देने के बाद भी फिट्स अनकंट्रोल है तो हम इंजेक्शन थियोपेंटोल सोडियम लगा के प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। ये इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है एक्लेम्सिया का। तो ये थी जानकारी एक ओबीजी के छोटे से टॉपिक प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के बारे में, जो कि हमने सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बता दी है। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो उनको मिल सके, और ये वीडियो उन माता बहनों के पास शेयर करें जिसको ये कंडीशन होने के चांसेस हैं। हर उस प्रेग्नेंट लेडी के पास शेयर करें ताकि ये जानकारी उनको मिल सके, ताकि उनको आगे आने वाली बीमारी से बचाव मिल सके। ऐसी ही हेल्थ से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ओन नर्सिंग एग्जाम को सब्सक्राइब करें।
और अपने नर्सिंग साथियों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका धन्यवाद।